तो अपने कहा था बच्चों, देखें पहला क्वेश्चन लिखें यहां से, पहला क्वेश्चन लिखें। प्रियंका जाएगी, बैठी रहे बेटा, क्या करेगी जाके। देखिए एक श्रेणी आरएल परिपथ के जा रही, प्रियंका जा रही है क्या? अब बिठा दिए, जगह ही नहीं है तेरे लिए जाने की। एक श्रेणी आरएल परिपथ में प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर 12 वोल्ट तथा प्रेरक एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रेरक एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 16 वोल्ट है। तो परिपथ के सिरों पर कुल आरोपित वोल्टता का मान ज्ञात करें। कुल आरोपित वोल्टता का मान ज्ञात करें। अब आपको यहां पता है कि यहां आता है फेज अंतर, क्या है? फेज अंतर। तो यहां पर आपको फेजर जोड़ करना पड़ेगा। कौन सा जोड़ करना पड़ेगा? फेजर। यहां पर आप अंक गणितीय जोड़ नहीं कर सकते। 20 आ रहा है भी आंसर, जिनका 20 आंसर आ रहा है एकदम सही है भी, कोई दिक्कत नहीं जिसका 20 आंसर आ रहा है। तो एक श्रेणी आरएल परिपथ है जिसमें प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं? देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया जाएगा 12 और 16 कितना है? 28। दूसरा दिया जाएगा 16 में से कितना घटा दो? 12, 4 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन दिया गया 20 वोल्ट। ठीक है भाई, और डी आपको ऑप्शन दे दिया मान लो 30 वोल्ट। बताओ क्या आएगा आंसर? 20 वोल्ट। कितना आएगा? 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट कैसे है 20 का आंसर? अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि कुल आरोपित वोल्टता V बराबर, कुल आरोपित वोल्टता V बराबर क्या है? VR का स्केयर प्लस VL का स्केयर का रूट। क्या 20 वोल्ट सभी का आंसर आ गया भी? जिनका 20 वोल्ट आंसर है हाथ खड़े करना ईमानदारी से। हेमंत बेटा तेरा आंसर नहीं आया, कल फिर जाके नहीं पढ़ा तू? कितने घंटे पढ़ा है? 2 ही घंटे क्यों पढ़ा? बाद में मना करता क्या शरीर? VR का स्केयर कितना भी? VR कितनी वोल्ट है? 12 वोल्ट। कितनी वोल्ट है? 12। तो 12 का स्केयर, और ये कितना है? 16। 16 का स्केयर। अब 12 का स्केयर कितना आ गया? 144, और 16 का स्केयर आ गया 256। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 400, और 400 का रूट कितना होता है? 20। कितना वोल्ट आएगा? 20। तो परिपथ के सिरों पर कुल आरोपित वोल्टता का मान कितना आएगा? 20 वोल्ट। कितना आएगा? 20। बताओ कोई दिक्कत? तो अपने जो कल सारे फॉर्मूले लिखे थे वो सारे आज काम में ले लिए। 8 तो अपन कल लगा रहे थे, आज 9 अपने आज लगाए। कोई दिक्कत यहां तक भी? तो अगर आपको, अगर दूसरी बात देखें, अगर आप इनमें से कोई दूसरा दे दे, मान लेते कुल आरोपित वोल्टेज दे दे, तो अब क्या करोगे? घटाना स्टार्ट कर दोगे। कैसे? अगर मान लो कि आपको V का मान दे देता, कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट। VR का मान कितना है? 12 वोल्ट। कितना है? 12। अब आपसे VL का मान पूछे तो बताओ VL का बता सकते हो? बता सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? VL स्केयर बराबर क्या आएगा? V स्केयर माइनस VR का स्केयर, माइनस VR का स्केयर, और इसका क्या कर दोगे? रूट। समझ में आएगी नहीं है? इसी तरह अगर आपसे VL, अगर आपको VL दे देता और क्या पूछा? VR, तो VR स्केयर, स्केयर नहीं भी, यहां पे स्केयर नहीं आएगा, यहां पे स्केयर नहीं आएगा।
यहां पे क्या आएगा, सीधा वी एल आएगा। अगर आपसे पूछे वी आर तो क्या लिखोगे, वी का स्केयर माइनस वी एल का स्केयर का क्या लगा दोगे, रूट। समझ में आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत, श्रेणी आर एल परिपथ में कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन लिखो तो दिक्कत नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 2, एक श्रेणी आर एल परिपथ में, एक श्रेणी आर एल परिपथ में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में एक श्रेणी आर एल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई आरोपित उड़ता वी के होती है। ऑप्शन ए कला में, बी अग्रगामी, सी पश्चगामी, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताओ क्या आएगा आंसर भी, क्या होते भी, पश्चगामी। अब जब भी आपका श्रेणी आरएल परिपथ आएगा, श्रेणी आरएल परिपथ आएगा, आपको पता है कि अगर आपके पास एल आ चुका है तो पावर फैक्टर होगा पश्चगामी। क्या होगा, और पावर फैक्टर पश्चगामी कब होगा, जब धारा वोल्टेज से क्या होगी, पीछे। जब धारा वोल्टेज से क्या होगी, पीछे। तो अपने क्या लिखा कि श्रेणी आरएल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई आरोपित वोल्टता वी के होती है, क्या होती है, पश्चगामी। क्या होती है, पश्च। अपने इसका फेजर आरेख किस तरह से बनाया था, यहां पे क्या था आपके पास, वी आर, यहां टोटल धारा क्या थी, आई, और यहां पे अपने क्या बनाया था, वी एल। यहां पे क्या बनाया था अपने, वी एल। फिर अपने इसको बनाया था और आगे, तो अपने कहा था अगर अपन इनका क्या कर देते हैं, फेजर जोड़, क्या कर देते हैं, फेज। तो यहां टोटल धारा, टोटल वोल्टेज क्या आएगी, वी, टोटल वोल्टेज क्या आएगी, वी, और यहां पे फेज का अंतर कितना आएगा, 5, कितना आएगा, 5। अब आपसे क्या पूछा गया, कुल धारा आई आरोपित वोल्टता वी के होती है। अब आरोपित वोल्टता वी से वी पे बैठो और कहां आ जाओ, कहां देखो, क्लॉकवाइज। तो बताओ आई पीछे नहीं है, तो धारा क्या होती है, पश्चगामी। क्या होती है, पश्च। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। समझ में आ गया। तो एक श्रेणी आरएल परिपथ का अगर आपसे शक्ति गुणांक प्रकार पूछा जाए तो हमेशा क्या बताओगे, पश्चगामी। क्या बताओगे, एक श्रेणी आरएल परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा और हमेशा क्या होता है, क्या होता है, पश्चगामी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहां तक। हाँ भी तुमने लगाई थी क्लास कल बाद में हॉस्पिटल से आने के बाद, समझ में आ रहा है तेरे को। चलो अब अपन लिखेंगे श्रेणी आरएल परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। लिखें भी, श्रेणी आरएल परिपथ में आवर्ती का प्रभाव, श्रेणी आरएल परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। श्रेणी आरएल परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। अब आप सभी बोर्ड पे देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूं जो देखें यहां से यहां जो चलती है वो चलती है कंपैरिजन स्टडी। क्या चलती है, मैंने कहा था अगर आपको एल आता है तो बताओ सी आ रहा था नहीं आ रहा था। अभी आपको अगर श्रेणी आर एल आ जाएगा तो श्रेणी आर सी टोटल क्या चलोगे, वो उल्टा। क्या चलना है, उल्टा। तो इसलिए आर एल पे विशेष ध्यान देना है, और जो जो बातें बता रहा हूं हर बात को ध्यान से सुने। और जाके पढ़ना कैसे होता है पता है क्या, जाके बैठे कि आज सर ने कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ाया था, उसको बिना देखे आप लिखने की कोशिश करें। क्या करें, ऐसे किताब लेके ऐसे आंखें नहीं घुमानी है, आप विवेकानंद नहीं हो। तो उसको बार बार आप देखें कि आज सर ने कैसे स्टार्ट किया था, उसको मैं स्टार्ट करता हूं वापस। सबसे पहले कैसे पढ़ाया था उसको देखे, बना के डायग्राम, फेजर आरेख कैसे बनाया था, फिर फॉर्मूले कैसे बनाए थे, वो सारे एक बार अपने आप उतारे, आप अपने आप देख के नहीं, बिना देखे।
और अपने आप को समझाओ कि मुझे इसे लंबे टाइम तक ऐसे याद रखना है। अगर आप जाके ऐसे देखोगे ना आंखें घुमा घुमा के, तो याद होने वाले नहीं है। ये ना तो ज्योग्राफी है ना हिस्ट्री है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखो, अपने पास श्रेणी आलेख परिपथ में क्या आर आवर्ती पर निर्भर करता है क्या? अरे क्या प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर करता है क्या? तो प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है, परंतु जो आपका प्रेरक होता है, जिसका प्रेरणिक प्रतिघात होता है, वो आवर्ती पर निर्भर करता ही नहीं करता। वो आवर्ती के विलोमानुपाती होता है ना। जो विलोमानुपाती करें हाथ खड़े करें, कोई नहीं कह रहा, सारे क्या करें? तो आर एल जो होता है, जो एक्सएल होता है, वो आवर्ती क्या होता है? समानुपात। तो अगर अपन कहें, पहली बात अपन कहें आवर्ती बढ़ने पे क्या होने वाला है, भी आवर्ती को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता। अगर अपन आवर्ती बढ़ाते हैं, ये ऊपर वाला तीर क्या है? बढ़ने का, बताता हूं ना शॉर्टकट। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सएल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्सएल। एक्सएल बताओ आवर्ती के समानुपाती है कि विलोमानुपाती है? यहां मैंने एस लगाया, एस का मतलब सप्लाई आवर्ती। क्या है? समझ में आ गया। अब अपन इसके मान को बढ़ा रहे हैं, तो बताओ एक्सएल का मान बढ़ेगा या घटेगा? अगर आप आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो एक्सएल का मान बढ़ता है। क्लियर है? अब सारे मेरे को कल बताओ कि कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जेड का, जिसे अपन बोलते हैं टोटल प्रतिबाधा, पढ़ा था कि कुछ ऐसा फॉर्मूला? तो जेड बराबर अपने पढ़ा था आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर, पढ़ा था ऐसा कुछ। आज मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया, एक्सएल को, दिख रहा है आपको? अब आज अपने अगर आवर्ती बढ़ाई तो एक्सएल का मान बढ़ा है घटा है? अगर आपके एक्सएल का मान बढ़ा है तो बताओ इनका, अगर एक्सएल का मान बढ़ेगा तो बताओ जेड का मान बढ़ेगा घटेगा? जेड का मान है बढ़ेगा। देखो कैसे, पहले बच्चों देखे अपन 8 जोड़े थे, 8 के साथ मान लो 6 जोड़े थे। कितना जोड़े थे? 6। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो कितना हो रहा था? 10। कितना हो रहा था? 10। यानी 100 का रूट करो कितना हो गया? 10। आज अगर अपन 6 की जगह 8 जोड़े, क्या जोड़े? 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर है 64, तो कितना आ गया? 128। 128 का रूट बताओ ज्यादा है नहीं आएगा? तो अगर आपके एक्सएल का मान बढ़ रहा है तो जेड का मान है बढ़ रहा है, तो बताओ जेड का मान बढ़ा दें इधर से, बताओ समझ में आएगा नहीं है? अगर जेड का मान बढ़ रहा है तो मेरे को बताओ पावर फैक्टर को आपने क्या लिखा था? पावर फैक्टर कोस फाई बराबर अपने क्या पढ़ा है? आर भाग जेड, आर भाग जेड। अब आर का मान बढ़ रहा है क्या? नहीं, पर जेड का मान बढ़ रहा है। तो अगर जेड का मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ेगा, तो बताओ इसका मान घटेगा या नहीं घटेगा? क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे क्या है? विलोमानुपाती। क्या है? अब अगर आपका कोस फाई का मान घटता है, कोस फाई का मान है घटता है, तो फेज एंगल का मान, अभी मैं पूछूंगा सबसे, कोस फाई का मान घटता है तो फेज कलांतर का मान कौन कौन करें? बढ़ रहा है, कौन कौन कहते हैं घटता है? अब वो पहले बताओगे, जो बढ़ता है वो हाथ खड़े करें। फेज कलांतर का मान कोस फाई के घटने पर बढ़ता है, वो हाथ खड़े करें पहले। अगर इसका मान कम हो रहा है तो फेज कलांतर का मान बढ़ रहा है, वो हाथ खड़े करें। जो, अरे मैं कह रहा हूं हाथ खड़े करें, हैंड रेज करें। अभी मैं आपको बात समझाता हूं, कईयों को समझ में नहीं आई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इधर देखो, अगर आपके पास कोस फाई इस पावर फैक्टर का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। तो बताओ इस फाई का मान घटेगा या बढ़ेगा? अब जो कह रहे हैं बढ़ेगा वो ईमानदारी से हाथ खड़े करो ना, फिर मैं इतने जैसे पूछ रहा हूं। जो कह रहे हैं बढ़ेगा, बस इतने जने हो। अरे फाई का मान बढ़ेगा घटेगा, मेरे को ये बताओ। इस फाई का फेज कलांतर का मान बढ़ेगा घटेगा, ये बताओ। तो जो बढ़ेगा वो हाथ खड़े करो ना, हैंड रेज करो अपना अच्छा तरह ईमानदारी से। चलो ऊपर कर लो, नीचे करो। अब बाकी कौन कह रहे हैं घटेगा, कौन कह रहे हैं? बस बाकी कहां पे हैं? कंफ्यूजन में। अब वो बताएं जो ना करें, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो हाथ खड़े करो। किसी में नहीं हो? देखें, अब आपको ये डाउट है, बोलो सर हमारे दिमाग में डाउट है। अरे है, अब आपके डाउट ये दिमाग में नहीं रहेगा। अब ये डाउट आपके दिमाग में है, पर आपको इसको समझना है। अब देखो इधर सारे बोर्ड पे देखना, जिसको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो अच्छा, कोई दिक्कत। अब अपन देखें, अपने जब पावर फैक्टर लिखा था बच्चों, तो अपने क्या लिखा था? कोस फाई लिखा था कि नहीं लिखा था? अब बताओ अगर इस फाई का मान मैं 0 डिग्री रखता हूं तो पावर फैक्टर बताओ इकाई आता ही नहीं आता? अब अगर मैं इस फाई का मान 0 डिग्री रखता हूं तो पीएफ आपको इकाई मिलता है कि नहीं मिलता? यह अधिकतम मान है कि नहीं है? इससे ज्यादा पावर फैक्टर हो भी नहीं सकता। अब देखो, अगर इस फाई का मान मैं बढ़ा देता हूं, बढ़ा के कितना कर देता हूं? 30 डिग्री, तो बताओ अब पावर फैक्टर कितना हो जाता है? 0.866। अब आपका पावर फैक्टर घट के कितना हो जाएगा? 0.866। समझ रहा है? अब अगर इस फाई का फेज कलांतर का मान मैं 60 डिग्री कर देता हूं, तो अब बताओ पावर फैक्टर घट के कितना हो जाता है? 0.5 या 1/2।
अब इस फाई का मान मैं बढ़ाकर 90 डिग्री रख देता हूं, तो बताओ पीएफ का मान कितना हो जाता है? 0। तो आपने आज क्या सीखा है? अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान घट रहा है। अब बताओ समझ में आ गई नहीं है? अब फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर पावर फैक्टर का मान घटता है तो बताओ फेज कालांतर का मान, जो कह रहे हैं बढ़ता है, अभी ईमानदारी से हाथ कर दो, करो। ओके, अरे अब तो समझ में आ गया। अब देखो वही डांस करना है, समझे? एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो यहां पर क्या बच्चों? उल्टा है। क्या चलता है? उल्टा। अब आप देखो फाई का मान 0 है तो पीएफ कितना है? इकाई। फाई का मान 30 है तो घटा कि नहीं घटा? 60 है तो 1 बटा में 2, 90 तो कितना हो गया? 0। अब तो समझ में आ गया नहीं आएगा? तो डाउट रहेगा कभी? तो अगर आपके पास फेज कालांतर का मान बढ़ता है तो पावर फैक्टर घटता है। अब देखो V और अगर अपन कैपेसिटर की बात करें थे, वहां V और I के बीच में कितना था? 90। क्या था? 90। तो पावर फैक्टर कितना था? 0। अब देखो ऐसे कैपेसिटर में V और I के बीच में एंगल कितना था? 90। तो पावर फैक्टर कितना था? 0। पर यहां पर बताओ ये क्या है? R। V और I दोनों क्या है? साथ साथ। तो फाई कितना है? 0। तो बताओ पावर फैक्टर कितना है? इकाई। समझ में आ गया? गॉट इट? अरे कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? तो यहां कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार पूछा है। नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बहुत अच्छी बात, पर नहीं सीखना है बहुत गलत बात है। क्लियर हो गया? ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीवन में सब कुछ क्या है? सीख के आए। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी सीखूंगा भी नहीं। सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं आता है वेल एंड गुड है, पर अगर आप नहीं आते हुए सीख नहीं रहे हो, फिर आपके लिए क्या है? ये आप गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गलती कर। ठीक है भाई? आपने बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट सुना होगा। बिल गेट्स को जानते हो आप? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका ओनर है। उसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती, पर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती है। सुना है क्या कभी? ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। पैदा होना किसी के बस में नहीं है, पर उसके बाद काम करना तो खुद के बस में है। अब देखो अगर इस जेड का मान बढ़ा तो बताओ पावर फैक्टर घटा कि नहीं घटा? अगर पावर फैक्टर घटा तो बताओ फेज एंगल के बारे में बात करें, फाई के बारे में। किसके बारे में बात करें? फाई। तो फाई बताओ इसके किसके अनुपाती है? पावर फैक्टर के। अरे है नहीं है? अगर इसका मान घटा तो इसका मान है बढ़ा। समझ में आ नहीं है? इसका मान घटा तो इसका मान है बढ़ा। समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया। अब अपने को पता करना है कि आवर्ती बढ़ाने पे परिपथ धारित प्रेरणिक होता है या रजिस्टिव होता है। आवर्ती बढ़ाने पे परिपथ किसका होगा? इंडक्टर का होगा या रेजिस्टेंस का होगा? अब इस चीज को समझना याद है, पूरे दिल से समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए भी हो क्या रहा है। हाँ यार, फिर वही बात आ गई ना, इसका मान कम होगा तो फेज एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इतनी देर से यही तो गा रहा हूं कि अगर पावर फैक्टर का मान कम होगा तो फेज कालांतर बढ़ेगा। वहां क्या समझा के आया था? यही तो समझाया था इतनी देर से। किसका मान कम हुआ है? पावर फैक्टर का, तो फेज कालांतर बढ़ा है, तभी तो पावर फैक्टर क्या हुआ है? कम हुआ है। अब यहां देखें, अभी आप और देखें, अभी आपके और डाउट्स क्लियर करता हूं। अब अपन ने क्या बनाया था डायग्राम स्टार्टिंग में कि यहां क्या है? वी आर। यहां धारा कौन सी बैठी है? आई। टोटल धारा यहां बैठी है। अब देखो इससे 90 डिग्री पे कौन बैठा है? वी एल। बैठा या नहीं बैठा? इससे 90 डिग्री पे कौन बैठा है? वी एल। अब देखें इससे 90 डिग्री पे कौन बैठा है? वी एल। अब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास टोटल वोल्टेज वी आती है कि नहीं आती? अब ये स्टार्टिंग में आपका फेज कालांतर क्या है? फाई है। स्टार्टिंग कंडीशन में फेज कालांतर कितना है? फाई। समझ में आ गया सभी को? अब मान लेते हैं कि इस केस में जब अपन आवृत्ति नहीं बढ़ा रहे थे उस समय आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज थी। कितनी थी? अब आपने थोड़ी देर बाद आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति को 50 से कितना कर दिया? 60। क्या कर दिया? 60। समझ में आ गया? अब देखें अगर आप 60 कर दोगे तो बताओ ये फेज कालांतर का मान लेते हैं कि ये फेज कालांतर पहली कंडीशन में 30 डिग्री था। कितने डिग्री था? 30 डिग्री। तो बताओ इस फेज कालांतर का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। आवृत्ति के बढ़ने पर इसका मान है बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आवृत्ति के बढ़ने पर इसका मान है बढ़ेगा। जब आवृत्ति के बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा तो बताओ अपन इसको किस साइड बनाए? ऊपर की साइड बनाए या नीचे की साइड बनाए? यानी अगर इसका मान बढ़ता है तो अपन यहां बनाएंगे ऊपर जाके। अब मान लो कि 30 से कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। और ये अपने पास क्या टोटल वोल्टेज कौन सी है? वी। अरे बताओ यहां आएगी नहीं आएगी?
अब बताओ ये टोटल वोल्टेज वीएल के पास गई या आर के पास गई? किसके पास गई? वीएल। तो जिसके पास जाएगी सर्किट उसी का ही होगा। अब बताओ वीएल कौन सी किसकी वोल्टेज है? प्रेरक की। तो बताओ परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक हुआ कि नहीं हुआ? परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक हुआ कि नहीं हुआ? परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक हुआ कि नहीं हुआ? तो परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैंने ये कहा है कि जो बढ़ेगा वो ले जाएगा, जो बढ़ेगा ले जाएगा। अब बड़ा कौन? एक्सएल। बड़ा कौन है? एक्सएल। तो सर्किट किसका हो जाएगा? एक्सएल का। किसका हो जाएगा? एक्सएल। देखो आर तो क्या है? फिक्स है। आर तो क्या है? फिक्स है। अब अगर आप जो बढ़ेगा उसका सर्किट क्या होगा? उसका होगा। तो अपने पास सर्किट क्या पहले से अधिक प्रेरणिक होगा। बताओ समझ में आई नहीं है? तो आवृत्ति के बढ़ने पर, आवृत्ति के बढ़ने पर एक्सएल का मान है बढ़ेगा, आवृत्ति के बढ़ने पर जेड का मान है बढ़ेगा, आवृत्ति के बढ़ने में पावर फैक्टर घटेगा, आवृत्ति के बढ़ने में फेज कालांतर बढ़ेगा, और परिपथ पहले से क्या हो जाएगा? अधिक। परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा उल्टा ही लिखना है, ठीक है भी? तो परिपथ पहले से अधिक प्रेरणिक होगा, पहले से अधिक प्रेरणिक होगा। समझ में आ गया अब क्या? अरे अब आ गया समझ में? तो आपको याद रखना बच्चों, देखें सबसे पहले अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो एक्सएल का मान है बढ़ेगा, जेड का मान है बढ़ेगा, पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा तो फेज कालांतर बढ़ेगा, और जब फेज कालांतर बढ़ेगा तो बताओ किसके पास जा रहा है? वी किसके पास जा रहा है? वीएल के पास। तो परिपथ पहले से क्या हो जाएगा? अधिक प्रेरणिक हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्की बात है। अगर समझ में आ गया तो ये उतारें और आप घटने वाला खुद बनाएं। अगर आवृत्ति घटेगी तो क्या होगा? देखना जस्ट उल्टा आएगा उधर से। अब आपको समझ में आ गया तो बोर्ड पे नहीं देखना है। प्रैक्टिस ये करें कि अगर आपको मेरा पढ़ाया और समझ में आ गया तो बोर्ड पे उतारते समय नहीं देखें, ठीक है? आवृत्ति बढ़ाएं, एक्सएल बढ़ाओ, एक्सएल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा फेज कालांतर घटेगा बढ़ेगा, और अगर फेज कालांतर बढ़ेगा तो परिपथ पहले से क्या हो जाएगा? अधिक प्रेरणिक होगा। बढ़ा इसको। अगर विलोमानुपाती है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, आपको पता होता है सब चीजें। पर आपको क्या दिक्कत है? आपने कोस के मान याद नहीं किए। तो जब आपने कोस के मान याद नहीं किए तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी हमेशा। आप कोस 0 को 0 कर देते हो, कोस 90 को 1 कर सकते हो। आपके मैथमेटिक्स आर्यभट्ट सीख सकता है। मत छेड़ मत छेड़, करने दो इसको। वी लिख बेटा, वी वी लिख, वी एस मत लिख। उतार लिया भी सबने? अरे आ गया समझ में? अब आप उधर आवृत्ति के घटने पर देखो क्या हो रहा है। क्या जस्ट इसका उल्टा हो रहा है क्या? उधर देखो, अगर आप आवृत्ति को घटाते हो तो क्या जस्ट उधर उल्टा हो रहा है क्या? देखें आप इसको उधर। तो इधर अपने आवर्ती के बढ़ने पे बनाया, उधर आप आवर्ती के घटने पे बनाए। तो आवर्ती घटने पे क्या होगा देखें। आवर्ती और ये कम,
अगर आवर्ती कम हो रही है तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान घटेगा या बढ़ेगा? और प्रेरणिक प्रतिघात का मान घटेगा। तो अपने पास एक्सएल एक नंबर पे है, एक्सएल समानुपाती है सप्लाई आवर्ती के, इसका मान कम होगा तो इसका मान भी क्या होगा? कम होगा। बताओ समझ में आया नहीं है? और इसका मान कम हो गया है तो बताओ अब जेड का मान घटेगा या बढ़ेगा? जेड बराबर है आर स्केर प्लस एक्सएल स्केर, अरे है कि नहीं है? का क्या है? रूट। अब इसका मान क्या हो गया? कम। तो बताओ जेड का मान घटेगा नहीं घटेगा? जेड का मान है घटेगा। फिर अपने कहा जेड का मान घटेगा तो पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कोस फाइव बराबर है आर भाग जेड, आर भाग जेड। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान है, इसका मान है बढ़ेगा। अब बताओ अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ रहा है तो बताओ फेज कालांतर घटेगा या बढ़ेगा? फेज कालांतर घटेगा, फेज कालांतर घटेगा। तो अब आप देखें अगर अपन बात करें फाई की तो फाई विलोमानुपाती किसके है? फाई विलोमानुपाती किसके है? एक बटा में पावर फैक्टर के। अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान है घटेगा, इसका मान है घटेगा। अब आप देखें अगर अपन यहां से वापस वही डायग्राम बनाए, पहले आपका वी यहां बैठा था, बैठा था नहीं बैठा था? वी आर कहां बैठा था? यहां। और वी एल कहां बैठा था? यहां। अब इस बार आपका फेज एंगल हो गया है कम, क्या हो गया है? कम। बताओ अब आर के पास जाएगा कि एक्सएल के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? आर के पास। अब आपका जब अगर आपके पास ये फेज कालांतर कम हो जाएगा तो बताओ ये वी किसके पास गया? आर के पास। तो बताओ परिपथ पहले से क्या होगा? अधिक रेजिस्टिव होगा। समझ में आया? परिपथ पहले से अधिक प्रतिरोधी होगा। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समय लगता है, बस थोड़ा सा समय चाहिए, सब समझ में आएगा। परिपथ पहले से अधिक प्रतिरोधी होगा, अधिक प्रतिरोधी होगा। बताओ समझ में आएगा नहीं है? तो अगर एक आ गया तो दूसरा उल्टा लिख दोगे, लिख दोगे? तो अगर आवर्ती बढ़ने पर अगर इधर एक्सएल बढ़ेगा तो उधर एक्सएल घटेगा, इधर जेड बढ़ेगा तो उधर जेड घटेगा, इधर पावर फैक्टर घटेगा तो उधर पावर फैक्टर बढ़ेगा, इधर फेज कालांतर बढ़ेगा तो उधर फेज कालांतर घटेगा, इधर सर्किट इंडक्टिव होगा तो इधर क्या होगा? रेजिस्टिव होगा। बताओ समझ में आएगी नहीं है? इतनी सी बात। क्या नहीं आ रहा बताओ आपको इसमें? समझ में नहीं आया तेरे को? आपका पढ़ाई का तरीका क्या कर दो भाई? चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज। अगर आपको नौकरी लगना है तो तरीके क्या करो? चेंज करो। एक एक चीज को जाके समझो, उसको बार बार लिखो, उसको बार बार समझो, तब आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। 2 साल का कोर्स है। कितने साल का कोर्स है? 2 साल का। और आप हमें देते हो 6 महीने। कितने महीने देते हो? 6। और वैकेंसी महीने आने के बाद आप महीने देते हो 2। 2 साल का सिलेबस, महीने कितने? 2। और फिर आपकी ये दिमाग आपका आइंस्टीन वाला। ठीक है भी? अब बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? अरे बताओ आ गया? लिखो क्वेश्चन फिर समझ में आ गया तो। एक श्रेणी आरएल परिपथ, एक श्रेणी आरएल परिपथ की सप्लाई आवृत्ति को, की सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर, की सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर, ऑप्शन ए परिपथ का शक्ति गुणांक घटता है, बी परिपथ प्रतिबाधा बढ़ती है, ऑप्शन सी परिपथ अधिक प्रेरणिक होता है, और डी उपरोक्त सभी।
डी उपरोक्त सभी। बताओ क्या आएगा आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये हो नहीं सकता था? अरे बताओ, क्या ये ऐसा क्वेश्चन है जो हो नहीं सकता? अरे बताओ श्री, क्या ये ऐसा क्वेश्चन है जो हो नहीं सकता? पर ये क्वेश्चन उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसने श्रेणी आरएल परिपथ को समझा है, रटा नहीं है। क्या उससे हो पाएगा ये? और जिसने रटा, क्या उससे हो पाएगा? उससे तो नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए तो पता नहीं शक्ति गुणांक क्या है। तो अगर अपन आवर्ती बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर घटता है नहीं घटता? क्योंकि फेज कालांतर बढ़ता है, परिपथ प्रतिबाधा बढ़ती नहीं बढ़ती, और अधिक प्रेरणिक होता ही नहीं होता। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। एक श्रेणी आरएल परिपथ, एक श्रेणी आरएल परिपथ की सप्लाई आवृत्ति, की सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर, बढ़ाने घटाने पे लिखो, को घटाने पर, को घटाने पर ऑप्शन ए शक्ति गुणांक बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। बी कलांतर घटेगा। सी प्रतिबाधा बढ़ेगी। डी परिपथ अधिक प्रतिरोधी होगा। परिपथ अधिक प्रतिरोधी होगा। अब बताओ भी, अब कईयों के दिमाग में ऊपर नीचे हो रहा है मामला। सी ऑप्शन आएगा है? जो सी ऑप्शन के साथ है हाथ खड़े करें ईमानदारी से, जो सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब नीचे करो, जो डी वाले के साथ हाथ खड़े करें। बी और सी होगा? बी और सी दोनों होंगे? बी और डी दोनों होंगे? चलो भाई देखते हैं। इधर देखो भी, अगर अपन, इधर देखो, तुम सब सही हो। अगर आपके पास आरएल परिपथ है, अब आवर्ती आप क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। आप आवर्ती घटा रहे हो, तो अगर आप आवर्ती घटा रहे हो तो पावर फैक्टर घटेगा नहीं। सही है? पावर फैक्टर बढ़ेगा। क्लियर है? पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। मान रहे हो इस बात को? अगर देखो, अगर आपका आवर्ती घटा रहे हो, आवर्ती घटा रहे हो, तो जेड का मान आपका घटेगा। जेड का मान है घटेगा। अरे सही है क्या? तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, तो फेज कालांतर घटेगा। सही है? अरे सही है क्या? तो फेज कालांतर क्या होगा? घटेगा। बी ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा देखो, परिपथ प्रतिबाधा बढ़ेगी नहीं घटेगी, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी देखो, परिपथ अधिक प्रतिरोधी होगा, ये सही है, ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन ई आएगा। बी व डी दोनों। इसलिए मैं जब देता हूं क्वेश्चन तो देखा करो, बी व डी दोनों। अब कई जो तुक्के मारे ना, बी आएगा, कोई कह रहा डी आएगा, वो रट रहे हैं अभी भी, वो अभी भी सर्किट को रट रहे हैं। तो पांचों ऑप्शन, चार ऑप्शन है, एक एक करके चेक किया करो। तो आंसर आएगा बी व डी दोनों। अब तो कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गया अब सबको? अरे सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर उधर आवृत्ति बढ़ रही है तो एक्सेल का मान बढ़ रहा है, जेड का मान बढ़ रहा है, पावर फैक्टर घट रहा है, फेज कालांतर बढ़ रहा है, परिपथ क्या हो रहा है? इंडक्टिव हो रहा है। इधर आ जाओ, एक्सेल का मान घट रहा है, जेड का मान घट रहा है, पावर फैक्टर बढ़ रहा है, फेज कालांतर घट रहा है, परिपथ पहले से क्या हो रहा है? प्रतिरोधी हो रहा है। बस इतनी तो बातें, जस्ट उल्टा तो आपको याद करना है। अब बताओ, श्रेणी आरएल परिपथ में कोई दिक्कत?
अब अगर ये समझ में आ गया, नेक्स्ट लिखें श्रेणी आर सी परिपथ। नेक्स्ट लिखें श्रेणी आर सी परिपथ। श्रेणी आर सी परिपथ। श्रेणी आर सी परिपथ। अब आपको एल को उठा के वहां क्या लगाना है, सी लगाना है। आर तो ही है, अब यहां पे लगा दो सी। क्या लगा दो, सी। और वोल्टेज लगानी है प्रत्यावर्ती। क्या लगानी है, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, वी। यहां आर है, सी का क्या है, एक्स सी है। यहां धारा कितनी जाएगी, आई जाएगी। और जब यहां धारा आई जाएगी तो यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी आर। और जब यहां धारा आई जाएगी तो यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी सी। क्या होगा, वी सी। अब आपको यहां से बनाना है फेजर आरेख। क्या बनाना है, बना के देखो सभी फेजर आरेख कैसे बनेगा। क्या ऐसा बनाया आपने, अगर यहाँ वी आर और धारा आई क्या है, कला में। यहां अगर आई है तो धारा इससे डब्ल्यू डब्ल्यू वोल्टेज डब्ल्यू क्या है, पीछे। यही बनाए दोनों। अब इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो। इसको उठाओ और कहां रख दो, इसके ऊपर। जब आप इसके ऊपर उठा के रखोगे तो कैसा दिखेगा आपको ये। इसको उठा के अपने इसके ऊपर रखते हैं, देखें। यहां वी आर है, यहां धारा क्या है, आई। अब इसको उठा के रखो तो आई के ऊपर आई जाएगा नहीं जाएगा, तो वीसी बताओ यहां जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। अब आप चेक करो क्या ये सही है क्या, आर में वोल्टेज धारा इन फेज है नहीं है। अब बताओ आई आगे है वोल्टेज से पीछे, अब वो वाला आई वोल्टेज से आगे के पीछे है, आगे। कितना डिग्री आगे है, सी में आज जमाना किसका है, सी का। धारे आगे वोल्टेज है पीछे। अब तो समझ में आ गया। अब ये बनाया सबने। अब अपने पास क्या करें, अब अपन करेंगे फेजर जोड़। क्या करेंगे, फेजर जोड़। ये वोल्टेज कौन सी आएगी, वी। कौन सी आएगी, वी। बताओ समझ में आ गया। अब कल जो डायग्राम अपने बनाया था उसमें वी ऊपर था कि नहीं था। आज वी कहां गया, नीचे। कल धारा क्या थी, पीछे। आज धारा क्या है, आगे। जस्ट उल्टे चल रहे हैं, चले। अरे है कि नहीं आगे, बस। अब यहां पर ये क्या आ गया, फेज कालांतर है फाई। बताओ समझ में आएगी नहीं है। तो जस्ट अगर आपको आर एल आ गया है तो आर सी जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। जस्ट आर सी उसका क्या है, उल्टा है। चलिए हो गए तैयार सभी डायग्राम। तो अब उस फेजर आरेख से आपको क्या दिख रहा है, आज वी आर आई कला में है कि नहीं है। कल भी क्या थे, कल भी क्या थे, कला में। प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज हमेशा क्या होते हैं, कला में। तो कल भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज बताओ आई वी से आगे है कि नहीं है, आई वी से क्या है, आगे। कल जो वी आर थी, कल जो वी आर थी वो मेन वी से आगे थी कि पीछे थी। आज वी आर क्या है, आगे। आज वी आर सबसे क्या है, आगे। वी आर से पीछे कौन है, वी। वी से पीछे कौन है, वी सी। समझ में आई नहीं है। तो अब आप लिखो यहां से क्या क्या हो रहा है। तो फेजर आरेख से लिखेंगे पहला पॉइंट, कुल धारा आई आरोपित वोल्टता आरोपित वोल्टता वी से आगे है। तो पावर फैक्टर कैसा होगा फिर, अगर धारा आगे है तो पावर फैक्टर अग्रगामी, धारा पीछे तो पश्चगामी। तो आर एल का पश्चगामी, आर सी का अग्रगामी, तो पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी। तो परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होगा।
शक्ति का गुणांक क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है, आरएल परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें और क्या लिखना है, इस बार वी आर आगे है वी से, वी आगे है वी सी से, तो सेकंड पॉइंट ये लिख लो, वी आर आगे है वी से। 3 नंबर पे वी आगे है वी सी से। ये लो जी, यही फेजर आरेख आपको डराते हैं, ये फेजर आरेख आज आपके लिए बहुत आसान हो चुके हैं। बस आपको पता चल गया है कि हमें क्या बनाना है, वी आर और आई क्या बनाना है कला में, आई से वोल्टेज वी सी क्या बनाना है पीछे। बस ये अपन पहले सीखे थे नहीं सीखे थे, अब इनको मिला के क्या बनाने, वो डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा। बस अब सारे फॉर्मूले बन जाएंगे उसी डायग्राम से, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। कल वाले फॉर्मूले, जहां कल वीएल था आज वहां क्या लिख देंगे वीसी, जहां एक्सएल था वहां क्या लिख देंगे एक्सी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अभी आप देखना, हटा दो इसको। अरे समझ में आ रहे है क्या, आपको लग रहा है क्या ऐसी थ्योरी मुश्किल है, अरे है क्या, बताओ है क्या। आज तक आपने कोई परिपथ का जेड इक्विवेलेंट निकाला क्या, कुछ नहीं करे आप। वहां कितना बड़ा सर्किट अपन सोल्व करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल क्या बना रहे हैं फेजर आरेख, और बाकी देखो फॉर्मूले हैं रटे रटाए। अब आप देखो वापस भी बनाएंगे फॉर्मूले, कुछ नहीं है। अब आप देखो पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बना लेना है। वी आर के कलाम में क्या है आई, अरे है कि नहीं है, चलो इससे 90 डिग्री पीछे कौन है वीसी। अब इन दोनों का क्या करेंगे फेजर जोड़, और फेजर जोड़ करेंगे तो क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। ये वोल्टेज क्या आ गई वी। अभी आप सारे देखो एक बार बोर्ड पे देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। अब तो क्या पहला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है क्या, अगर आपको कुल आरोपित वोल्टता का मान निकालना है तो वी का स्केयर बराबर क्या कर दोगे वी आर स्केयर। आज वहां पे क्या था, वहां क्या था वीएल, आज क्या आएगा वीसी का स्केयर। तो आरएल और आरसी में क्या चेंज होगा, जहां एल था वहां आज क्या आ गया सी आ गया। समझ में आ गया, पक्की बात है। अब अगर आपको वी का मान निकालना है तो इसका क्या कर दो अंडर रूट, तो वी आर का स्केयर प्लस वीसी का स्केयर क्या कर देंगे अंडर रूट। बताओ पहला फॉर्मूला याद हो गया नहीं हो गया, इससे आपके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। चाहे वी आर का मान निकालना तो वी में से क्या कर दो वीसी का स्केयर हटा दोगे। और हेमंत बाबू पहले तो बाद में लिखा लिखा मिल जाता है, पहले समझ ले इसको, पहले समझ में आ गया। अब अपने कहा था अगर आपको मान निकालना है जेड का, किसका मान निकालना है, तो आज आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ड्रॉप किस में हो रहा है आर में, तो अपन यहां क्या बनाएंगे आर, ये क्या बना लिया आर। ये वाला ड्रॉप किस में हो रहा है एक्सी में, किस में हो रहा है एक्सी, यहां क्या बना लेंगे एक्सी। अब इनका वापस क्या कर दो फेजर जोड़, तो ये बीच वाली भुजा किससे बताएगी जेड को, परिपथ प्रतिबाधा जेड को। आ गया फॉर्मूला। अब वहां पर अपने लिखा था एक्सएल, क्या लिखा था, आज अपन क्या लिखेंगे एक्स सी, तो जेड बराबर क्या लिख दो आर किस में हो रहा है वी आर किस में हो रहा है आर स्केयर में, ये किस में हो रहा है एक्स सी की स्केयर में, क्या कर दोगे रूट। बताओ दिक्कत कोई, जहां कल एक्सएल था वहां क्या आ चुका है एक्सी, जहां कल वीएल था वहां क्या आ चुका है वीसी। समझ उल्टा चले जरा, कल धारा आगे थी कल धारा पीछे थी, आज धारा क्या है आगे, कल पावर फैक्टर पश्चगामी था आज पावर फैक्टर क्या है अग्रगामी। समझ में आया कि नहीं आया, अभी आप यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अब आपके पास जेड का मान आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टोटल धारा का मान निकालना तो टोटल वोल्टेज में किसका भाग देंगे जेड का, कल भी सेम फॉर्मूला लिखा था नहीं लिखा था, अरे समझ में आ रहा है। अब आपके पास जेड का आई का मान आ चुका है, क्या वी आर का मान आ जाएगा, तो वी आर बराबर क्या लिखते हैं आई गुणा में आर, कल भी यही लिखा था नहीं लिखा था। फिर अपने पास देखें अगर आपके पास वी आर का मान आ चुका है क्या वीसी का मान आ जाएगा आई गुणा में एक्सी, आई गुणा में एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए छठा नंबर पे अपन पावर फैक्टर लिखेंगे कोस फाई, तो कोस फाई अपन ने क्या लिखा था आर भाग जेड, आज भी क्या लिखेंगे आर भाग जेड। इस फॉर्मूला इसमें लगा लो आप कोस फाई बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में करंट, तो आधार आज भी क्या है आर और करंट कल भी क्या था जेड, आज भी क्या है जेड। बताओ कोई दिक्कत, कितने फॉर्मूले आपको अलग से याद करने पड़े बताओ। इसमें क्या किया सी, इसमें क्या किया सी, ये सेम है ये सेम है, यहां पे क्या कर दिया एक्सी, वो वाला फॉर्मूला क्या है सेम। अब पावर वाले देखो, मैं आपको बार बार क्या बताना चाह रहा हूं, देखें सुनो मैं आपको एक बार, अरे इसको यार कॉपी छीन इसकी, तेरे को कह रहा हूं देख ले बोर्ड पे, कहां जाना तेरे को लिख के।
अब मैं क्या कह रहा हूं, कल वाले में अपन डिफरेंस के, मैं आपको बार बार क्या समझाता हूं, कंपैरिजन क्या सिखाता हूं, कंपैरिजन। आपको मैं बार बार कहता हूं आपको पढ़ना ही नहीं आता है, एक सर्किट को पढ़ो दूसरा अपने आप समझ में आता है, आप लिखना जानते हो, बस लिखे जाओ लिखे जाओ, तो उससे क्या हो रहा है। अब अपने पास क्या, कल फॉर्मूला पढ़ा था पी बराबर वी आई कोस फाइव, आज भी सेम फॉर्मूला पढ़ेंगे पी बराबर वी आई कोस फाइव, ये लो, बताओ कोई चेंज हुआ क्या। अब ये वाली पावर बताओ कौन सी पावर है, एक्टिव पावर, और ये किस में आती है, शुद्ध प्रतिरोधी भार में, किलोवाट। अरे है कि नहीं है, यहां क्या लगाओगे फॉर्मूला, आई स्केयर आर, कल भी सेम पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैं आपको इतनी बार 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 बता रहा हूं, कईयों के दिमाग में चलो 9 फॉर्मूला 10 फॉर्मूला, अरे है क्या फॉर्मूले में, वो सेम फॉर्मूले जो कल पढ़े थे वो आज पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, कल अपने पढ़ा था क्यू बराबर वी आई, आज भी सेम पढ़ रहे हैं वी आई साइन फाइव। अब तो ये किसमें थी, के वी ए आर, आज अपन क्या लिख देंगे, आई स्केयर एक्स, आई स्केयर एक्स। अब कल अपने पढ़ा था 9 नंबर पे एस, क्या पढ़ा था एस, एस बड़ा क्या पढ़ा वी गुणा में आई, ये क्या है के वी ए, आज क्या पढ़ देंगे आई स्केयर जेड, आई स्केयर जेड। अब आप ईमानदारी से देखो, आज आपको कौन सा फॉर्मूला नया मिला है, कल जहां आर था आज वहां पे क्या है सी है, कल का जहां पे एल था आज वहां पे क्या है सी, आर आज भी है, आर है आज, बताओ कोई दिक्कत। तो जो कल पढ़ा था वो आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जहां कल अपन एल लगाए थे वहां आज क्या लगा दिया सी, क्या लगा दिया सी, और एल सी का क्या होता है उल्टा होता है, या सी एल का क्या होता है उल्टा होता है, समझ में आ गया नहीं। अब अपने आप फॉर्मूला लिखो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप अपने आप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गया, अपने आप फॉर्मूले लिख दोगे सारे। बोतल में पानी है तकरीबन, इसमें है पानी क्या, लिखे भी आराम से। कोशिश करें समझने की, अगर हम आपकी तरह रटे ना तो दिमाग खराब हो जाए, पर हमें समझना है, तब हम आपको समझा सकते हैं। उतार लिए सारे फॉर्मूले। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो बताना मेरे को, कि सर आज मेरे को आर सी समझ में नहीं आए, कल आर एल समझ में नहीं आया था, आज आर सी समझ में नहीं आया। उतालीस भी नहीं, अरे हो गए, ठीक है भाई। तो जहां अपने पास क्या था, आज अपने पास क्या, देखिए जहां अपने पास एल था वहां पे अपने पास क्या है सी है, बस इतना ही ध्यान रखना है, और बाकी सारे फॉर्मूले क्या है सेम है, ठीक है भाई। केवल आपको ये फेजर आरेख बनाना आना चाहिए, अगर आपको ये फेजर आरेख बनाना आ गया है तो आपको ऐसी थ्योरी में कोई दिक्कत है नहीं, और अगर ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, फिर क्या है दिक्कत ही दिक्कत। और इसके लिए आपको केवल 3 बातें सीखनी है, आर में हम दोनों क्या है साथ हैं, एल में आई क्या है आगे है, सही है, एल में आई क्या है पीछे, वी क्या है आगे, सी में आई क्या है आगे और वी क्या है पीछे, उन 3 चीजों को अपन जोड़ के बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। अब आप लिखें इसमें आवृत्ति के बढ़ने और आवृत्ति के घटने का प्रभाव आरसी परिपथ में,
अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अभी देखो, में आवर्ती का प्रभाव, आरसी परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। आरसी परिपथ में आवर्ती का प्रभाव देखिए, अब आप देखना, आप उसी पेज को वापस निकाल लो जो भी मैंने अभी आपको करवाया था अभी। अब आप देखना, जो वहां घटने पे था यहां बढ़ने पे होगा। आप कंपेयर करना, जो वहां घटने पे था यहां बढ़ने पे होगा, और जो यहां बढ़ने पे होगा वो वहां पे घटने पे होगा। देखना आप कंपेयर कराऊंगा, वो पेज निकाल लिया। अब सारे फिर बोर्ड पे देखो, अमित बेटा बोर्ड पे देख, इधर सारे इधर बोर्ड पे देखो, सबने लिख लिया। अब ये देखो, सबसे पहले अपन आवर्ती बढ़ाते हैं। आवर्ती क्या करें, बढ़ा रहे, ठीक है भी। तो इधर लिखेंगे आवर्ती बढ़ाने पर, तो एरो ऊपर की ओर, शायद देखते जाना। अब देखें यहां पर आपके एक्स सी, बताओ सप्लाई आवर्ती के विलोमानुपाती होता है कि नहीं होता, मानते हो सारे। अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। पहले बात समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, अरे आ गया। वहां अपन घटने पे घटा रहे थे, आज यहां बढ़ने पर घटा रहे हैं। क्लियर हो गया। अपन उसमें क्या थे, बढ़ा रहे थे, घटा रहे तो घट रहा था, अब अपन बढ़ा रहे थे घट रहा है, तो ये आवर्ती के विलोमानुपाती। समझ में आ गया। अब दूसरी बात देखें, अब दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, जेड, क्या पढ़ा था, जेड। तो जेड बराबर अपन ने पढ़ा था आर स्केयर प्लस एक्स एल, आज एक्स सी है तो एक्स सी का स्केयर का रूट। अब तो एक्स सी का मान कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर एक्स सी का मान कम होगा तो जेड का मान घटेगा नहीं घटेगा, अरे घटेगा। वहां आवर्ती के घटने पे जेड घट रहा था, आज आवर्ती के बढ़ने पे जेड घट रहा है कि नहीं घट रहा, उल्टा चल रहा है। अब देखें, अगर आपके पास जेड का मान घट रहा है तो पावर फैक्टर का मान बताओ, फिर cos फाइव बराबर क्या होगा, आर भाग जेड। अगर इसका मान घट रहा है तो इसका मान बढ़ेगा, अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ रहा है तो फेज कालांतर घटेगा। अब तो क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है, तो फाइव बराबर क्या होता है, एक बटा में पावर फैक्टर। अब इसका मान मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसका मान है घट रहा है, समझ में आया नहीं है। अब इसका मान घट रहा है, अब देखो आप, अब आपके पास फेज कालांतर घट रहा है। अब अपने पास डायग्राम देखो कैसे, इधर आगे देखना सारे बोर्ड पे। अब यहां पर आज अपने क्या बिठाया था, वी आर, यहां क्या बिठाया था, आई, यहां पे वोल्टेज क्या बिठाई थी, वी, यहां पे फेज कालांतर क्या था, फाइव, यहां पे वोल्टेज कौन सी थी, वी सी। समझ में आया नहीं है। अब बताओ फेज कालांतर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये घटके और कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बताओ ये घटके आर के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बताओ परिपथ रेजिस्टिव होगा कि इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, परिपथ क्या होगा, रेजिस्टिव। परिपथ पहले से अधिक प्रतिरोधी होगा नहीं होगा, मैंने कहा था जो बड़ा रहेगा सर्किट है उसी का होगा। अब सी तो क्या हो गया, कम, तो सी का सर्किट है नहीं हो, बड़ा हुआ कौन है, आर, तो सर्किट किसका होगा, आर का। तो बताओ समझ में आएगी नहीं है। अब आप उधर से कंपेयर करो इसको, क्या सारे मैंने उल्टे लिखे क्या, परिपथ पहले से अधिक प्रतिरोधी होगा। अरे उधर बढ़ाने वाले में देखो प्रतिरोधी होगा, अरे उधर बढ़ाने वाले में देखो, जब आपने आवृत्ति बढ़ाई थी, देखो आरएल में आवृत्ति बढ़ाई थी तो आपका देखो वहां एक्सएल का मान बढ़ा था, यहां एक्सी का मान घटा, वहां जेड का मान बढ़ा था, यहां जेड का मान घटा है, वहां पावर फैक्टर घटा था, यहां पावर फैक्टर बढ़ा है, वहां फेज कालांतर बढ़ रहा था, यहां घट रहा है, वहां सर्किट इंडक्टिव हो रहा था, यहां सर्किट है, बताओ समझ में आएगी नहीं है। तो एक को करते हो दूसरा समझ में आता है कि नहीं आता, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। तो देखिए आप क्या करते हो, आज वाली क्लास कौन लगाऊंगा गुरुजी, काल वाली सीधी लगाऊंगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ के चलती है भी। आज जो पढ़ा है आज नहीं पढ़ोगे जाके तो कल वाला फिर समझ में नहीं है। तो कल मैं कराऊंगा श्रेणी आरएलसी, फिर तीनों आ जाएंगे एक साथ, तो साथ की साथ करते जाएंगे एक एक टॉपिक, तब आपको ये चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। तो आपको देखो, आपको पता है कि आपको पहले थ्योरी कितनी की आती है, और आज आपको लेवल क्या करना पड़ेगा, अपना चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके क्या आएंगे सिलेक्शन। अब तो समझ में आएगी नहीं है। अगर अब मैं आपको कहूं आवर्ती घटने में बता दो तो बना दो क्या, अब आवर्ती घटने वाला वो बनेगा जो उधर क्या हो रहा था, बढ़ने वाला। बताओ समझ में आएगी नहीं है। तो इधर सेकंड में लिखो, इस साइड लिखो, पहले आप उतार लो सारे।
तो जब आपकी सप्लाई आवृत्ति कम हो रही है, आवृत्ति घटाने पर, तो पहला XC सप्लाई आवृत्ति के है विलोमानुपाती, ये घटेगा ये बढ़ेगा। बना लो बना लो बनाओ अपने आप बनाओ, मैं यूट्यूबर्स के लिए बना देता हूं ना। अगर सप्लाई आवृत्ति का मान घटेगा तो जेड का मान बढ़ेगा, तो XC का मान बढ़ चुका है, तो अब जेड का मान बढ़ेगा। अगर जेड का मान बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, R भाग जेड। अगर पावर फैक्टर घटेगा तो फेज कालांतर बढ़ेगा, अब अगर फेज कालांतर बढ़ेगा तो परिपथ पहले से अधिक दारित्य होगा, तो परिपथ पहले से अधिक दारित्य, पहले से अधिक दारित्य होगा। परिपथ पहले से अधिक दारित्य होगा। ईमानदारी से समझ समझ के उतारना, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कि सर कैसे हुआ है। तो जस्ट एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, जो वहां बढ़ने पे आ रहा है वो आज क्या आ रहा है घटने पे, जो घटने पे आ रहा है वो इधर क्या आ रहा है बढ़ने पे, जस्ट एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। नोट कर लिया भी सभी ने? अरे कर लिया क्या सभी नोट भी? इधर वाला हो गया नोट सभी का? चलो क्वेश्चन लिखो। तो एक श्रेणी आरसी परिपथ में, एक श्रेणी आरसी परिपथ में बारह ओम के प्रतिरोधक व 16 ओम धारित्य प्रतिघात के संधारित्र को 200 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से संयोजित किया गया है। ज्ञात करें। सबसे पहले आपको जेड का मान निकालना है। जेड का मान आ जाएगा तो परिपथ में टोटल धारा आ जाएगी, टोटल धारा आ जाएगी तो वी आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, फिर वीसी आ जाएगा, फिर पावर फैक्टर कोस फाई आ जाएगा, एक्टिव पावर पी निकालें, क्यू निकालें और एस निकालें। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले आपको जेड का मान निकालना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करते हुए करें। इसका जेड का मान निकालना है सबसे पहले, सारे हो जाएंगे भी, बहुत बढ़िया भी। वीसी आ गया, कोस फाई निकाल बेटा। आ गया मित्र बेटा सारे, बहुत बढ़िया भी। अब आपको स्क्वायर रूट नहीं करनी आती है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि 12 की स्क्वायर नहीं आती, 16 की स्क्वायर नहीं आती, फिर उनको जोड़ना नहीं आता। वो सीख लें भी। आगे भी सबके मान क्या? अरे आगे, अभिषेक कितने आगे बेटा? तो जेड का मान अपन निकालेंगे, आर का मान कितना दिया है? 12, 12 की स्केयर प्लस 16 की स्केयर का रूट, ये आएगा 20 ओम। कितना आएगा? 20 ओम। कोई दिक्कत भी? अब अगर आपके पास जेड का मान आ चुका है तो V बराबर V भाग जेड, 200 में किसका भाग दे दो? 20 का। तो करंट कितना एम्पियर आ गया? 10 एम्पियर। अगर आपके पास 10 एम्पियर करंट आ चुका है तो आई गुणा में क्या कर दो? आर। 10 गुणा में आर का मान कितना दे रखा है? 12, तो आंसर आ गया 120। अब देखिए वीसी बराबर आई गुणा में एक्सी, 10 है भी, 10 गुणा में कितना कर दें? 16, ये कितना वोल्ट आ गया? 160। समझ में आ गया? अब कोस फाई क्या है? आर भाग जेड, आर का मान कितना है? 12, जेड का मान कितना है? 20, 16 थोड़ी है। आर का मान कितना है? 12, जेड का मान कितना है? 20, कितना आएगा आंसर भी? 0.6। तो कोस फाई आ गया 0.6। बताओ कोई दिक्कत? अब क्या आप फॉर्मूला वी आई कोस फाई वाला लगा रहे हो, आई स्केयर आर वाला लगा रहे हो? आई स्केयर है आर, तो आई स्केयर आर आसान है कि नहीं है? आई स्केयर गुणा में आर, 10 का स्केयर, आर कितना है? 12, तो आपके पास आ गया 1200 वाट। 1200 वाट। पी बराबर वी आई कोस फाई से करें तो भी कितना आएगा? 1200। अब यहां क्या करो? आई स्केयर एक्सी, आई स्केयर एक्सी, 10 का स्केयर गुणा में 16, आंसर आ गया 1600 वी ए आर। समझ में आया कि नहीं है? इसको लिखो आई स्केयर जेड, आई स्केयर जेड, 10 का स्केयर गुणा में 20, आंसर आ गया 2000 वी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सच बताओ, क्या ऐसी थोड़ी मुश्किल है? मत करो, बहुत आसान है, बार बार कह रहा हूं बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। केवल आपके पास ये फिक्स फॉर्मूले हैं जो अपन डीसी थ्योरी से लगभग सीख चुके हैं। पी बराबर वी आई अपन सीख दिया था वहां पे, आज क्या लगा रहे हैं? कोस फाई। वी आई सीख के आज क्या लगा देंगे? साइन फाई। वी गुणा में आई यही अपने पास, बस। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है भाई।